Cyber security, the need of the hour. I would say with the onset of technology ज़माना पूरा बदल गया है और उसके साथ बदले हैं उसके एसोसिएटेड थ्रेट्स. हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज एक्चुअली द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर एवर इन द करंट सिनेरियो, लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी. क्या है ये? जब भी हम कोई कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स की बात करते हैं ना, तो बड़े फैंसी फैंसी से टर्म्स आ जाते हैं जो सारे बाउंस करते हैं ऊपर से. पता नहीं क्या होता है सर्वर, पता नहीं क्या होता है कोडिंग, क्या बोलते हैं, अलग अलग सी लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकलिटी बड़ी सिंपल होती है, पर टर्म्स बड़े फैंसी से यूज होते हैं और समझ के बाहर होते हैं. It's going to be very simplified. This chapter is very simplified. This chapter is very interesting, I would say, क्योंकि हम relate कर पाते हैं जब कि हाँ यार एक्चुअली में ऐसा होता है, तो बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में. मोर ओवर इतना सा कंटेंट है यार, बस इतना सा कंटेंट और 5 नंबर, तो 5 घंटे भी नहीं देने और 5 नंबर इन. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको कुछ मतलब समझना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साइबर सिक्योरिटी, पहले तो यही फैंसी सा टर्म क्या है थोड़ा सा समझते हैं. Cyber security. First, we are going to discuss. We have broadly divided this chapter into 3 parts. एक हमारा IT एक्ट से रिलेटेड है, एक हमारा थोड़ा बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और एक हमारा लास्ट पार्ट साइबर क्राइम से रिलेटेड है. तो ये 3 सेगमेंट्स में हमें चैप्टर को कवर करना है. पहले हम IT एक्ट से शुरू करेंगे, बट उसके पहले कुछ मतलब जानना जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग दैट वी नीड टू नो? द फर्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज साइबर सिक्योरिटी. इसके पहले भाई साइबर क्या है? व्हाट इज साइबर? साइबर मतलब it all relates to the computers, computer networks, or whatever you call it, right? So I can simply write that it relates to computers, networks, etc. We'll discuss what computer is, what computer resources, क्या हम बोलते हैं, सब चीजें देखेंगे बाद में. कंप्यूटर और नेटवर्क्स एट्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज समथिंग जिसको आप प्रोटेक्ट करते हो, राइट? सो आई कैन से दैट मे बी साइबर सिक्योरिटी is all about protection of systems from. एक टर्म है जो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ. अनडाउटेडली जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑन पर्सनल लेवल्स. पर्सनल लेवल्स पे भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, बट हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके डेटा, उनका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑल दैट is important and all that needs to be prevented. एकदम ग्राउंड लेवल से समझना शुरू करें तो भाई हमारा घर होता है, हमारा घर है. घर में कभी कभी ऐसा होता है ना, चोर घुस गया हमारे घर में. चोर घुसता है या इन्वेड करता है तो क्या करता है? हम चोर घुसा है, चोरी ही करेगा ना, टीवी भी देखने तो ना आया है. तो चोर घुसा, उसने चोरी की. क्या चीज की चोरी करेगा मैम? कुछ कैश, ज्वेलरी, जो भी प्रेशियस चीजें हम अपने घर में रखते हैं वो चोरी कर लेता है. अब चोर चोरी ना करे, घर में ना घुसे, इसके लिए हम क्या करते हैं मैम? हम लॉक्स लगाते हैं, ताले लगाते हैं, राइट? हम गार्ड रखते हैं. सो वी टेक एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स सो दैट some outsider, some trespasser does not intrude into our physical space. हाँ या ना? बिल्कुल मैम, एकदम सही बात आपने कही. ऐसे ही होती है हमारी एक साइबर स्पेस. जैसे हमारी फिजिकल स्पेस है वैसे ही हमारी साइबर स्पेस है. ठीक है, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, पर आप समझो जैसे चोर हमारी फिजिकल स्पेस में घुस जाता है वैसे ही चोर हमारी साइबर स्पेस में भी तो घुस सकता है. हम साइबर स्पेस मतलब आप क्या, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, या मान लो एक छोटा सा स्टूडेंट है 18-19 साल का, अब उसकी साइबर स्पेस क्या होगी? वो स्पेस जो वो कहीं नेटवर्क पे यूज कर रहा है. मतलब हो सकता है उसका सोशल अकाउंट है, हो सकता है उसका एक जीमेल अकाउंट है, मतलब उसने अपने जीमेल में कुछ डेटा है.
हो सकता है उसने वहाँ पे कुछ अपनी मार्कशीट्स वगैरह अपलोड कर रखी हो या डिजी लॉक कराता है। खैर, हम एक सिंपल से मेल की बात करते हैं, तो मेल में हो सकता है आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्जेशन हो जो आपने वहाँ पे रख रखा है, राइट। वॉट इज इट? इट इज नॉट हैपनिंग फिजिकली। आपके पास कोई फिजिकल पेपर नहीं है, आपके पास वो मेल है। वो मेल कहाँ है? आपकी फिजिकल स्पेस में नहीं है, वो मेल आपके साइबर स्पेस में है। Cyberspace is what? It's all related to computer, it's all related to servers, it's all related to networks, right? Something which we cannot touch, है ना? तो हमारी फिजिकल स्पेस में नहीं है। उस स्पेस में भी क्या कोई घुस सकता है? आंसर इज वाई नॉट। हम क्यों नहीं घुस सकता? जैसे हमारे घर में घुस सकता है, वैसे हमारी साइबर स्पेस में भी घुस सकता है। जैसे फिजिकल स्पेस में घुसा, वैसे साइबर स्पेस में भी घुस सकता है। कैसे घुस सकता है? ताला तोड़ के। कौन सा ताला? मैम, साइबर स्पेस में भी हम कोई ताला लगाते हैं क्या? हाँ यार। कैसा ताला लगाते हैं? पासवर्ड्स। वी हैव एम्पल ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स इवन इन आवर साइबर स्पेस। एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू कर रही हूँ मैं। पासवर्ड लगाया था, आपने एक पासवर्ड डाला आपका, वो जिसको हम सो कॉल्ड हैकिंग बोलते हैं कि अरे मेरा जीमेल हैक हो गया या मेरा सोशल अकाउंट हैक हो गया, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, समवन इज मिसयूजिंग द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज ऑल? समवन इज इंट्रूडिंग इनटू योर साइबर स्पेस। मैम, साइबर स्पेस में घुस के क्या मिलेगा? वहां पे भी क्या कुछ चुराने को होता है? आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, द डेटा इज वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट वी कॉल कि हाँ हमारे घर में अगर 50,000 कैश पड़ा है तो वो चोरी करके कोई ले गया। यार, डेटा की कीमत आप समझ ही नहीं सकते, इतना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब हम पर्सनल डेटा पे आएंगे, देन आई विल डिस्कस विद यू कि पर्सनल डेटा हम किसको बोलते हैं एक्चुअली, एंड व्हाट दिस एक्ट और व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, किस पे ज्यादा एम्फोसाइज करता है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट डेटा कैन बी वेरी सेंसिटिव, इट कैन बी वेरी प्रेशियस, और वहां आके वो भी चोरी किया जा सकता है। दो तरीके हुए चोर के घुसने के। एक तो भाई आपके सिक्योरिटी मेजर्स एडिक्वेट नहीं थे तो वो घुस गया, ताला तोड़ के घुस गया। घर को अगर और प्रोटेक्ट करना है तो बड़ा ताला लगाएंगे, है ना। अगर साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, डबल प्रोटेक्शन, ट्रिपल प्रोटेक्शन जो भी आता है, जैसे हम बोलते हैं कि वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए हम एंटीवायरस डालते हैं। वायरस, हाय, एक जबरदस्त टर्म और हमारे दिमाग में आया, वायरस, विच रिमाइंड्स मी ऑफ अ ब्यूटिफुल वायरस। पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये सुना है, बट अगर नहीं सुना है तो लाल अक्षरों में इसको सुन लो। एक नादान सा बालक, ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ हाउस बट दिस इज अ काइंड ऑफ मेल, ठीक है। एक नादान सा बालक, मान लो अराउंड 16-17 ईयर्स, जो हमेशा से बॉयज स्कूल में पढ़ा, ठीक है। अचानक से उसके पास एक आता है मेल रिसीव्ड, ठीक है। कभी जीवन में मेल आया ही नहीं। मेल क्या आते थे? सारे प्रमोशनल मेल्स, ये लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर देखा तो उसका प्रमोशन, उधर देखा तो उसका प्रमोशन। जैसे डेटा एनालिटिक्स निकाल के लोग भर भर के आपके प्रमोशन स्टैप को भरते हैं ना, वैसे ही उस बेचारे बच्चे के मेल में मेल्स आते थे। पहली बार एक मेल आया और उसकी दिल की धड़कन भाई यहां से यहां पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि मेल था एक खतरनाक मेल। मेल में क्या लिखा हुआ था? मेल में कुछ ऐसे लिखा था, लव, हाय, आप लोग की धड़कनें ही रुक गई होंगी इतना देख के। लव लेटर फॉर यू .txt.vbs, ऐसे करके कुछ 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 एक्सटेंशन हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा मेल अगर आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे? नाउ पीपल आर मोर अवेयर, बट बैक देन, ये एक बहुत फेमस वायरस है, जिसको नहीं पता है सोच रहा है कि मैम मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस, बहुत ही खतरनाक वायरस आप समझो, जो एक समय में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है आपका, उस टाइप का ये एक वायरस आया था। एंड जैसे हम बोलते हैं ना, कोविड पैंडेमिक आया और क्या ऐसे तबाह हो गया, वैसे ये साइबर स्पेस में आया और क्या बहुत कुछ तबाह हुआ। खैर, अगर ऐसा मेल आए तो क्या होगा? खोलने का दिल करेगा कि नहीं करेगा? जिंदगी में पहली बार यार किसी ने हमको भी पसंद किया, हम भी तो देखे कौन है वो। और अगर आपने ये मेल खोला, अगर आपने ये फाइल खोली, rather, which may be saying I love you or something like that, then
इट इज अ क्लियर कट इन्विटेशन टू इंट्रूड इनटू द फिजिकल स्पेस। ये वही बात हो गई कि आपके डोर पे कोई नॉक कर रहा है और बोल रहा है कि हम यहाँ से आए हैं, हम वहां से आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, और आप अपने दरवाजे सिक्योरिटी लॉक तोड़ तोड़ के खोल रहे हो और बोल रहे हो आजा बेटा आजा, right? So you're inviting the threats into your physical space, or you're inviting the threats into your cyberspace. So this could also be a probable reason. तो दो तरीके से होते हैं, या तो हमारे सेफ्टी मेजर्स एडिक्वेट नहीं है, सिक्योरिटी मेजर्स एडिक्वेट नहीं है, या फिर हम वीक है, हम खुद एडिक्वेट नहीं है, हम खुद सेफ नहीं है, राइट? तो हम इनवाइट कर रहे हैं। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है भाई? लॉक स्ट्रॉन्ग करो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, राइट? सो टेक दैट मेजर्स। बट डिस्पाइट दैट, इतना मोटा ताला लगाया मैंने घर पे, फिर भी मान लो अगर चोरी हो गई तो क्या करें? क्या करें? मैम चोरी हुई है, रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट किसके पास करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस क्या करेगी? चोर को ढूंढेगी। कहाँ ढूंढेगी? फिजिकल स्पेस में ढूंढेगी। यहाँ ढूंढेगी, इससे पता करेगी, उससे पता करेगी, सीसीटीवी में देखेगी, गाड़ी का नंबर नोट करेगी, हेलमेट देखेगी, कद काठी, एवरीथिंग, एंड दे ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि भाई कौन चोर था, और चोर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम। अगर साइबर स्पेस में कोई घुसा और उसने हमारा डेटा ले लिया, अब पहली बात तो प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है उसने डेटा लिया है, ऐसा कुछ हुआ है, बट देयर आर मेथोडोलॉजीज टू डू द सेम। मैम इसको भी क्या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। इसीलिए तो आईटी एक्ट आई है भाई। आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक जबरदस्त एक्ट विच अर्लियर डिड नॉट हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, बट उसको अमेंड कर करके उसमें बहुत सारी चीजें और इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो अगर ऐसी चोरी होती है डिस्पाइट ऑल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, तो हम क्या करते हैं भाई? हम क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म है विच इज नोन एज साइबर क्राइम। मतलब आपने क्राइम की है इन द साइबर स्पेस, नॉट इन द फिजिकल स्पेस। तो ये जो साइबर क्राइम है दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। हम इसको भी एक ऑफेंस मानते हैं, इसकी भी पनिशमेंट है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, सो वी हैव अ साइबर सेल नाउ। This cyber crime is not a physical attack on anyone, rather than it is a digital attack. Digital attack. तो साइबर सिक्योरिटी क्या हुई? साइबर सिक्योरिटी मतलब अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मे बी बाय फॉलोइंग सम पॉलिसीज, मे बी बाय अप्लाइंग सर्टन थिंग्स, राइट? तो जो भी सारी चीजें हम करते हैं कलेक्टिवली, दैट इज नोन एज साइबर सिक्योरिटी। जैसे पर्सनल सिक्योरिटी होती है ना, पर्सनल सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल स्पेस, कि भाई जैसे अगर कोई सेलेब्स हैं, दे आर वॉकिंग, so they have a personal security, they have a personal bodyguard. Why? To prevent or to protect their personal space, ताकि personal space या intimate space में आपके कोई intrude ना कर सके, right? The same thing is here also. It is cyber security is protecting your systems from digital attack. Prima facie हमने ये एक चीज establish की है. So I want everyone to write 2 lines. One is this: cyber security is protecting your systems from digital attacks. Or let me write it. Everyone, please write this. Cyber security refers to protecting systems from digital attacks. Digital attacks. It is a collection of processes and practices designed to protect डिवाइसेस, जैसे हमारा कंप्यूटर, नेटवर्क्स जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, हमारे प्रोग्राम्स,
जो हम यूज़ करते हैं, द सॉफ्टवेयर्स एंड ऑफ कोर्स द प्रेशियस बिजनेस डेटा। ठीक है, ये होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी देखो, अब अगर चोर चोरी करने आता है इनटू द फिजिकल स्पेस तो उसको डर लगता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा और मेरे को जेल होगी, ये होगा वो होगा। अगर कोई साइबर स्पेस में घुसता है तो उसको भी तो डर लगना चाहिए कि अगर मैंने हैकिंग की या अगर मैंने कुछ ऑफेंसिव भेजा, अभी धीरे धीरे समझेंगे कि what all are constituted as offense in the cyber space, बट अगर ऐसा कुछ किया तो भाई मेरे ऊपर लगना चाहिए ना, कहीं से तो मुझे डर लगना चाहिए कि हाँ मेरे को भी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, मेरे को जेल में डालेंगे, मेरे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, ये लगेगी वो लगेगी। इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक IT एक्ट 2000। ये हमारा टॉपिक ऑफ फर्स्ट डिस्कशन है, IT एक्ट। इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। Okay, so we have to discuss a lot about cyber crimes, but we'll do that later. हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। फाइन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? तो इसके लिए दो चीजें, सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, रादर आई वुड से इट इज एप्लीकेबल इवन आउटसाइड इंडिया। अगर कहीं इंडियन नेटवर्क यूज होता है तो अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया, मतलब ही इज नॉट अ सिटीजन, तो उसके ऊपर भी ये लगा कि उसको भी हम पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमें पता है कि एक्ट्स पास होती हैं, वैसे ही पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट पास हुई है। एंड नोटिफाइड ऑन, देखो नोटिफाइड ऑन इसकी डेट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये व्हेन द एक्ट वाज नोटिफाइड ये पूछ लेता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा यार पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया, मतलब इतना पढ़ा, इतना अच्छे से समझा और उसके बाद पूछ लिया व्हेन व्हाट इज इट नोटिफाइड और एक नंबर का वो आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपनी स्टडीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे ना, सो विल लर्न दिस। सो इट वाज नोटिफाइड ऑन 17th October 2000। फाइन, ये ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट्स ऑल रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इट्स ऑल रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और यूज ऑफ सिस्टम्स और यूज ऑफ डिवाइसेस इन आवर प्रोसेसेस। ठीक है, ओके फाइन मैम। तो ये एक्ट हम शुरू करने वाले हैं। इस एक्ट को शुरू करने पे सबसे पहली चीज, देन एंड नाउ, ये क्या है मैम? याद करो वो जमाने, शायद आपकी मेमोरी में भी ना हो वो जमाने, बट अगर हम अपने एंसेस्टर्स से पूछेंगे तो वो जमाने शायद याद आएंगे कि पहले अगर हमें कोई भी फॉर्म जमा करना होता था, एनीथिंग, कोई सरकारी फॉर्म है, कोई सरकारी फीस है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है, एनीथिंग, लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था। काउंटर पे आपका टाइम आता था, आप फिल करते थे, जमा करते थे, पैसे भी ऐसे ही जमा होते थे, बैंक में जाते थे, चालान निकलता था, हम पेमेंट करते थे। तो प्रोसेस वॉज वेरी डिफरेंट। दैट मीन्स आई कैन सिंपली राइट कि जो हमारे गवर्नमेंट फॉर्म्स होते थे पहले फिजिकल होते थे, एंड अनडाउटेडली जब हमारे फॉर्म्स ऐसे फिजिकल होते थे कोई भी चीज के, तो हम साइन भी तो फिजिकली ही करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? अब मान लो किसी का कोई डॉक्यूमेंट है जिसको जमा करना है और वो बंदा कहीं बाहर है, तो अब वो साइन कैसे करेगा? या तो डॉक्यूमेंट उस तक पहुंचे या वो डॉक्यूमेंट तक पहुंचे और उसके बाद ही वो साइन करेगा। डॉक्यूमेंट और उसका मिलन होना बहुत जरूरी है फॉर द सिग्नेचर। व्हाई? बिकॉज वी नीडेड टू ऑब्टेन
फिजिकल साइन, है ना? हाँ या ना? अब जमाना बदला है, हम सबको पता है, बीच में डिजिटलाइजेशन आया, कंप्यूटराइजेशन आया, ये यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। गवर्नमेंट ने भी बोला कि आप सारे अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करो, इलेक्ट्रॉनिक करो। मतलब अब हम बोल सकते हैं हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म्स हैं। जैसे अगर मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, नाउ यूल अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज ऑल अबाउट। सो नाउ आई डोंट हैव टू फिल दैट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म। मैंने क्या किया, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया। क्या ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आई एम फिलिंग द फॉर्म इनटू सम साइबर स्पेस बाय यूजिंग माय कंप्यूटर, आई एम फिलिंग द फॉर्म बाय यूजिंग द नेटवर्क विच कनेक्ट्स। जैसे हम एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो बीच में रोड होती है जो दो घर को कनेक्ट करती है, वैसे ही हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचना है या एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, तो हमारे पास नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है। तो यहां पे मैं बैठी हूं, मैंने फॉर्म भरा, ये इस नेटवर्क के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। तो क्या ये जो पहुंच रहा है, क्या इसको हम वैलिड मानेंगे या वैलिड नहीं मानेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। सो दिस इज कंसीडर्ड एज वैलिड। व्हाई? Why is it considered as valid? Because of electronic commerce. Rather, I would say because of recognition of electronic commerce. Electronic commerce का मतलब क्या है? Maintenance of records या maintenance of electronic records, the exchange, everything, etc. ठीक है? This has got legal recognition under IT Act, under IT Act 2000। लीगल रिकॉग्निशन मिला है इन चीजों को कि अब आप अपने रिकॉर्ड्स, आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे फिजिकली मेंटेन करना है, यू कैन मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यू कैन यूज द कंप्यूटर, यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यू कैन क्लियरली मेंटेन योर रिकॉर्ड्स ओवर देयर। आपको फाइलिंग करनी है, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है गवर्नमेंट तक, यू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन फाइलिंग द फॉर्म्स। पहले भी हम ये फॉर्म्स फाइल करते थे, पहले भी हम गवर्नमेंट को फीस देते थे, पहले भी हम परमिशन सीख करते थे। अब ये सारी चीजें यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यूज ऑफ नेटवर्क्स, यूज ऑफ रिसोर्सेज, उनको यूज करके हम ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वाई? बिकॉज थ्रू इन this IT Act 2000, it has got legal recognition. तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर पे भी आ जाते हैं। अनडाउटेडली जब हम फॉर्म ऐसे कंप्यूटर पे हमने भर दिया, अब एक समय ऐसा भी आया था जब हम फॉर्म्स तो कंप्यूटर पे भरते थे, फिर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते थे और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको साइन करते थे और साइन करने के बाद उसको स्कैन करते थे और स्कैन करके फिर अपलोड करते थे कि नहीं करते थे? अभी भी करते हैं, बिकॉज हर किसी के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है। एक समय आएगा when everyone will have digital signature, but right now when we're talking about the organizations, when we're talking about the corporates, they have digital signature. तो पहले साइन फिजिकल होता था, अब साइन भी हमारा डिजिटली होता है, डिजिटली। That is DSC, Digital Signature Certificate has been made valid, has been recognized as a proper signature. हम मानते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट पे अगर DSC लगा है तो वो उतना ही ऑथेंटिक है जितना ये फिजिकल सिग्नेचर हुआ करता था, राइट? सो इट हैज गॉट लीगल रिकॉग्निशन। कहां से लीगल रिकॉग्निशन मिला? इस एक्ट के द्वारा लीगल रिकॉग्निशन मिला। तो अगर मैं बात करूं वी हैव अ चैप्टर, हर एक्ट डिवाइडेड होती है इनटू डिफरेंट चैप्टर्स। फॉर्चुनेटली हमें इस पूरी एक्ट को पढ़ना ही नहीं है। आईटी एक्ट की बड़ी स्मॉल सी कवरेज हमें दी हुई है और एकदम चित्र कवरेज दी हुई है, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के मत देखना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, ठीक है? कवरेज इतनी ज़्यादा हो भी नहीं सकती है, तो है थोड़ी मिसमैच सी कवरेज है, बट आपको समझ में कम आएगा।
तो चैप्टर 3 इस एक्ट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, इन सबको क्या करता है, लीगल रिकॉग्निशन देता है. In fact, it also says about its use in government departments. ठीक है, क्लियर? ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं और कुछ एक आधी चैप्टर के एक आधी सेक्शन को बस हमको इस आईटी एक्ट में कवर करना है अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो वी हैव वेरी लेस कवरेज. इफ वी कम बैक टू आवर फाइल, we, my dear, are discussing about Information Technology Act 2000. We will discuss about the cyber crimes at the end of the chapter. हमने इसको बाद में डाल के रखा है. पहले हम Information Technology Act के बारे में बात करेंगे. एक बेसिक फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है. अब हम थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेट्स पुल अप आवर स्लीव्स और कुछ पोर्शन हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे लिखें हमको एकदम क्लियर माइंड में हो. एक ऑब्जेक्टिव वाला आंसर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 17 अक्टूबर 2000. ठीक है, बाकी ऊपर अभी कुछ नहीं. क्यों आई भाई ये एक्ट, क्यों आए हो आप? ये एक्ट आई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर्स, इन सबको लीगल रिकॉग्निशन देने, इन सबको लीगल रिकॉग्निशन देने. सो लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये किनके द्वारा हो सकते हैं? जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफिशियल एजेंसी, किसी के भी द्वारा हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पब्लिकेशन ऑफ रूल्स. मतलब गवर्नमेंट भी अगर रूल्स निकालेगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में निकालेगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लीगली वैलिड. ठीक है. फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इतना कुछ आप जानते हो, इतना कुछ आपने पढ़ा mca.gov.in. It's all about electronic filing now. All the records are also retained in electronic format only. ठीक है, तो retention thereof in government records. ठीक है, तो ये चीजें को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए. Consequential amendment to other acts. ये क्या है मैम? Amends other acts like, लिखना IPC, that is Indian Penal Code, Indian Evidence Act, देखो अब समझना, अगर हम एविडेंस की बात करते हैं, प्रूफ जो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, तो पहले हमने बोला कि ये जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा ना मैम, यही एडमिसिबल होगा. अब जब लीगल डॉक्यूमेंट को भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी लीगल रिकॉग्निशन मिल गई, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी उतना ही वैलिड है जितना कि फिजिकल है, तो इसको भी तो आप एविडेंस की तरह मानोगे. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा? वहां पे जहां पे एविडेंस के बारे में बातें लिखी गई थी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. आईपीसी में जहां पे नॉर्मल क्राइम है, उनके लिए प्रोसीजर दिया हुआ है हमको, हाउ दे आर गोइंग टू डू थिंग्स. यहाँ पे साइबर क्राइम के इन्वॉल्वमेंट के बाद वहां पे चीजें वो भी अमेंड होंगी. सो इट ब्रॉट कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स टू अदर एक्ट्स ऑल्सो. ये एक्ट आई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को और फैसिलिटेट करने के लिए, अदर एक्ट्स में अमेंडमेंट लाने के लिए, एंड टू सेट अप लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी. ये पॉइंट क्या होता है मैम? ये तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आया. ऊपर का तो पॉइंट कुछ कुछ समझ में आया, ये वाला तो कुछ भी नहीं समझ में आया. क्यों? क्योंकि अभी आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही नहीं पता है. और सर्टिफाइंग अथॉरिटी कमाल की बात है कि आपको बताई भी नहीं गई है. अब कैसे पढ़े? यही तो दिमाग घूम जाता है. फिर सारी चीजें रटने जैसी हो जाती है. फिर हमें लगता है ये भी रटो, वो भी रटो, वो भी रटो. ये सब मैंने ना डाला है क्योंकि समझ में नहीं आए. तो अभी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताऊंगी. ठीक है, तो अभी होल्ड करते हैं इसको. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईटी एक्ट, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, चलो. तो अभी तक हमने दो चीजें स्टैब्लिश की. एक्ट कब आई? इट्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो फर्स्ट इज कब आई और क्या एप्लीकेबिलिटी, एंड द सेकेंड इज ऑब्जेक्ट. किस
पर्पस से ये एक्ट आई, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आईटी एक्ट, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज के लिए, ठीक है। चलो नाउ चैप्टर 3 में मैंने बताया आपको कि चैप्टर 3 का मैंने ना ये बस पार्ट आपको लिखवा दिया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आई होप इफ यू हैव रिटन दिस ग्रेट, इफ यू हैव नॉट रिटन दिस तो एटलीस्ट इतना पार्ट तो लिख के रखो कि चैप्टर 3 ऑफ आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। चैप्टर 3 ऑफ आईटी एक्ट 2000, ओके, इसमें इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। नाउ वी मूव टू चैप्टर 4। चैप्टर 4, ठीक है। ओके, एक कोई भी डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब कब दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, मान लो ये आप हो और ये मैं हूँ, ये शिवांगी है और ये आप हो, यू, ओके। सो मान लो योर ऑफिस और योर रेसिडेंस इज इन बांद्रा, ठीक है। तो मैं वहां पहुंची, आई वेंट टू योर ऑफिस, आई वेंट टू योर रेसिडेंस इन बांद्रा, ठीक है। अब घड़ी में बज रहे हैं, मान लेते हैं 3, ठीक है। सो 3 PM at your residence in Bandra. Why am I saying this? मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स में आप नहीं घुस रही हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल्स में घुस रही हूँ क्योंकि ये जो प्रोविजन है ना वो वैसे ही समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसे पहुंची और मैं क्या लेके पहुंची, एक डॉक्यूमेंट, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने आपको ऐसे दे दिया। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आपके लिए चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड होंगी। पहला सवाल, डॉक्यूमेंट कब मिला, 3 बजे मैम, 3 PM, है ना, हाँ कि ना, ओके फाइन। और डॉक्यूमेंट कहाँ, इफ आई पुट इट वेरी सिंपली, टाइम एंड प्लेस इट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड, रेसिडेंस इन बांद्रा एंड 3 PM, है ना। तो हम बड़े आराम से जगह और प्लेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज सेंट फिजिकली, तो जब हम रिसीव करते हैं बाय पोस्ट तब हम बोल देते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के शेयरिंग की बात करते हैं तो टाइम और प्लेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो दिस चैप्टर 4, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, सी इट डील्स विद एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वी हैव टू रीड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमको हाँ डिस्पैच वाला टाइम और प्लेस पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें सेक्शन नंबर 13 दिया हुआ है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो बहुत कुछ बात करता है उसमें से सिर्फ सेक्शन नंबर 13 हम निकाल के बात करते हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब टाइम, प्लेस, डिस्पैच और रिसीट, किसका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्यों, बिकॉज बहुत सारी चीजों में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कैसे मैम इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप बैक टू द ओल्ड टाइम्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझो, जब हम ऑफर देते हैं हम उस ऑफर को रिवोक करते हैं, हम एक्सेप्टेंस देते हैं हम उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करते हैं एट सच पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब आपको मिला, कब पहुंचा, कब आपने दिया, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम किसी के ऊपर केस फाइल करते हैं, द प्लेस ऑफ बिजनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस प्लेस के हिसाब से उस ज्यूरिसडिक्शन में आप फॉल करते हो और वहां पे आप स्यूट फाइल कर सकते हो। सो टाइम एंड प्लेस बहुत सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हेन द डॉक्यूमेंट्स, व्हेन द रिकॉर्ड्स आर बीइंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो भाई स्टैब्लिश तो करना पड़ेगा ना। तो दो पार्टीज हैं हमारे पास,
एक है हमारे पास ओरिजिनेटर और एक है हमारे पास एड्रेसी. ओके, सो वी हैव दीज टू पार्टीज इन्वॉल्व. ओरिजिनेटर मतलब जहां से डॉक्यूमेंट निकलता है, हु सेंड्स द डॉक्यूमेंट, और एड्रेसी जिसको डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं, जिसको रिकॉर्ड हम सेंड कर रहे हैं, दैट इज द एड्रेसी. इट कुड बी अ नॉर्मल पर्सन, इट कुड बी द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो एड्रेसी हैं. हम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है. सो वी हैव टू पार्टीज इन्वॉल्व. वन इज ओरिजिनेटर, मतलब पर्सन जो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है. एंड वन वी हैव एड्रेसी, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है. कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब होता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, कुछ भी, जो भी आप मान लो. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में हो, मतलब वो इमेज फॉर्म में हो, वो साउंड फॉर्म में हो, वो रिटन फॉर्म में हो, वो कुछ पिक्चराइज्ड हो, कुछ भी हो, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉट फिजिकली. ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, ओके, फाइन मैम. नाउ ओरिजिनेटर भेजेगा. अब एकदम ध्यान से समझना. इसने मान लो एक ईमेल भेजा. ठीक है, ईमेल में चीजें बहुत सिंपल होती हैं, बट हम सिंपल से ही शुरू करेंगे. इसलिए मान लो एक ईमेल भेजा. अब जब हम ईमेल भेजते हैं तो फर्स्ट वी ड्राफ्ट द ईमेल. पहले हम ड्राफ्ट करते हैं ना मेल को. तो जब तक हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? ऑफ कोर्स मैम, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है, बट वो हमारे कंप्यूटर रिसोर्स में है, मतलब हमारे कंप्यूटर, हमारे नेटवर्क, हमारे कंट्रोल के अंदर है. सो दिस राइट नाउ व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग, ये हमारे कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर है कि नहीं है? That means I can say this is within the control of originator. Originator के कंट्रोल के अंदर अंदर है. जैसे ही ये ईमेल मैंने सेंड क्लिक किया, इट गोज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया ये, तो ये आउटसाइड कंट्रोल. Right, so it has reached some network, it has reached some network, or I can say it has reached a computer resource outside control of originator, outside control of originator. हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बात है मैम. ईमेल एक ऐसी चीज होती है जो हम भेजते हैं और विद इन सेकेंड्स वो रिसीव भी हो जाता है, बट इट कुड टेक टाइम ऑल्सो. राइट, तो दूसरे बंदे पे आते हैं हम. दूसरे बंदे पे आते हैं जो हमारा एड्रेसी है. एड्रेसी को ये रिसीव हुआ. कब हम मानेंगे कि उसको रिसीव हुआ? व्हेन इट एंटर्स द डेजिग्नेटेड, दैट मीन्स एड्रेसी के पास कंप्यूटर रिसोर्स. जैसे आपने जो भी ईमेल एड्रेस दिया, उस कंप्यूटर रिसोर्स में आ गया, उस सर्वर पे आ गया, उस नेटवर्क में आ गया, उस कंप्यूटर, कहीं पे भी आ गई चीजें, तो हमने माना कि ये रिसीव हो गया. समझ में आई बात? तो मतलब आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ फॉर यू. Sent by originator, his agent, system programmed by the originator which operates automatically. हो सकता है मैंने खुद फिजिकली भेजा, हो सकता है मैंने अपने एजेंट को बोला भेजने को, और हो सकता है मैंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है जिसमें अपने आप वो डॉक्यूमेंट भेज देता है. तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है. मैंने भेजा. डिस्पैच कब माना जाएगा? डिस्पैच तब माना जाएगा व्हेन इट एंटर्स अ रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर. जैसे ही मेरे कंट्रोल के बाहर गया, हमने मान लिया कि डिस्पैच हो गया. ठीक है, तो पहली चीज यहां पे स्टैब्लिश हमने क्या की? डिस्पैच व्हेन इट एंटर्स रिसोर्स, दैट इज अ कंप्यूटर रिसोर्स. इट कुड बी अ कंप्यूटर, इट कुड बी कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ भी हो सकता है, विच इज आउटसाइड माई कंट्रोल. ठीक है, I hope this is clear. Now, unless otherwise agreed by the parties, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रूल है कि पार्टीज अगर कुछ एग्री करती है, नहीं तब मानेंगे तो तभी मानेंगे हम. तो पार्टीज एग्री करती हैं वो तो अलग ही बात, छोड़ दो. अदरवाइज दिस इज द जनरल रूल दैट वी आर स्टार्टिंग. ठीक है, रिसीट वुड अकर, हम कब मानेंगे कि हमको मिल गया? when it enters the designated computer resource. अगर कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है, मतलब आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां से हम रिट्रीव करते हैं, तो जब हम रिट्रीव करेंगे तब हम मानेंगे कि रिसीट हो गया.
ठीक है, तो ये हमारा टाइम की बात करी हमने क्या बात करी, टाइम की। टाइम ऑफ डिस्पैच कब मानेंगे, जब आउटसाइड कंट्रोल हो, आउटसाइड कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर। और हम रिसीट कब मानेंगे, हम रिसीट मानेंगे व्हेन इट एंटर्स डेजिग्नेटेड सोर्स, डेजिग्नेटेड रिसोर्स, तो हम मानेंगे कि रिसीट हो गया। ठीक है, तो आपसे डिस्पैच रिसीट ये पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लेस की, ऑल्दो द प्लेस हैज ऑल्सो बीन स्पेसिफाइड, जहां से आप भेजते हो वो आपकी प्लेस होती है, जहां पे रिसीव होता है वो उनकी प्लेस होती है। पर यहाँ पे जो हमारे करिकुलम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्लेस ऑफ डिस्पैच को हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। Place of dispatch shall be deemed to be the place of business. Okay. Same in case of receipt. I can say same in case of receipt, मतलब वहां पे place of business क्या होगी, जो हमारी place of receipt होती है। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो you can easily write place of dispatch and place of receipt। ठीक है, place of dispatch and place of receipt। now we come to the next part। ठीक है, अगले पार्ट पे हम आते हैं which is about certifying authorities। again I would insist कि आप लोग ये लिखो, central government appoints। किसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या देते हैं, लाइसेंस देते हैं। किसको देते हैं ये लाइसेंस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है, दे इशू DSC, that is digital signature certificate to persons। यहाँ पे आई एम ऑल्सो राइटिंग certain things, recognize, regulate, license and supervise। ठीक है, अब ये क्या है मैम, देखो आपने सुना होगा ई मुद्रा, जिसने भी थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल काम किया उसने तो डेफिनेटली सुना होगा। ई मुद्रा क्या है, ई मुद्रा इज समथिंग विच हैज अ लाइसेंस, इट इज अ लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास लाइसेंस है टू इशू DSC टू पीपल, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा नहीं होता है कि हमने ऐसे साइन कर लिया, उसको स्कैन कर लिया और वो साइन हम कहीं कहीं चिपकाते हैं, नहीं। डिजिटल सिग्नेचर हैज़ अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स इनकॉर्पोरेटेड, उसका भी पासवर्ड होता है, वो भी हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता है, सारी चीज़ें हैं। तो विद अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन्होंने डिज़ाइन किया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, राइट। नाउ दिस हर कोई इशू नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम बगल में भाजी तरकारी के दुकान पे गए और या ग्रोसरी शॉप पे गए और वहाँ पे हमने बोला यार 2 DSC दे देना ना, दो डिजिटल साइन दे देना।
तो इतना इजीली ऐसे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, वेरिफिकेशन होती हैं चीज़ें, एंड उसके बाद इट कम्स विद अ सेफ्टी किट, हाँ ठीक है कि ऐसे हैंडल करना चाहिए हमें, एंड देन वी यूज़ द DSC, राइट। तो हर किसी के पास पावर नहीं है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एग्जाम्पल ई मुद्रा आप लिख लो, एग्जाम्पल ई मुद्रा वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जिनके पास लाइसेंस होता है, विच दे गेट फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस देते हैं कि आप इशू कर सकते हो DSC लोगों को। वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको रेगुलेट करते हैं, आपको सुपरवाइज करते हैं। और इस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको हम CCA बोलते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू DSC। कंट्रोलर मीन्स कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इनका काम क्या होता है? ये CG द्वारा अपॉइंट होते हैं टू रिकॉग्नाइज, लाइसेंस, रेगुलेट, स्टैंडर्डाइज, सुपरवाइज सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर जो होता है, इट मे ऑल्सो इंटरसेप्ट एनी इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, अनडाउटेडली वो कर ही सकते हैं। एंड डिक्लेयर, कोई भी सिस्टम को बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड सिस्टम की यहाँ पे ये एक्सेस नहीं होगा, दे हैव दैट पावर्स। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज क्या करती हैं? जिनको लाइसेंस मिला होता है ये DSC इशू करती हैं, एंड दे परफॉर्म अदर एक्ट्स जो वो डिसाइड करते हैं इनके लिए। क्लियर? सिंपल सी चीज। चलो नाउ, तो ये हमने सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था। ये हमने क्या, किसके बारे में पढ़ा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला आगे बढ़े तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑफेंसेस। ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, चैप्टर 11 में इसके बारे में बात की हुई है। ऑल्दो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस राइट नाउ हियर विद यू, बस मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ आपको। जैसे अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं और कोई कुछ ऑफेंसिव सा कहता है, क्या आपको लगता है क्या ये ऑफेंस है? है ना? आप उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता है, दैट मीन्स फिजिकली उसने आपको कुछ नहीं कहा, यू वर नॉट प्रेजेंट, यू हैवंट हर्ड इट विद योर ईयर्स, बट यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज इन योर साइबर स्पेस विच इज ऑफेंसिव, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो IT एक्ट को अमेंड करके बहुत कुछ लाया गया था, तो ये भी आपका एक ऑफेंस है। ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं एंड इन डिफरेंट सेक्शंस, but again we'll read them later. So this we will discuss when doing साइबर क्राइम्स। तो जब हम ये साइबर क्राइम्स लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, तब हम ये ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑफेंसेस किसी ने किए, मान लो ये ऑफेंसेस किसी ने किए। एक सिंपल ऑफेंस जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, हैकिंग। किसी ने हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैक किया, किसी ने हमारा कोई अकाउंट हैक किया। उस हैकिंग की सजा कैसे दी जाएगी, किसको दी जाएगी? सो वी हैव समथिंग लाइक एजुडिकेशन। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एजुडिकेशन। और एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लिखें तो वी कैन ऑल्सो राइट हु इम्पोजेस पेनाल्टी। कौन भाई पेनाल्टी लगाता है? ठीक है ना? कौन पेनाल्टी लगाता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है? अपॉइंट करती है एक ऑफिसर को। वो ऑफिसर क्या करता है? इस ऑफिसर को अपॉइंट करती है एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई? दे होल्ड इंक्वायरी, होल्ड्स इंक्वायरी considering certain factors, considering certain factors। एक्ट में दिया हुआ है कि भाई इन इन बातों का ध्यान रखते हुए
आप क्या करो, आप डिसाइड करो कि कितनी पेनाल्टी लगनी चाहिए, कॉन्ट्रवेंशन है या नहीं है, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, डिसाइड अबाउट कॉन्ट्रवेंशन and impose adequate and give punishment या impose penalty. ठीक है, now comes the second part. इसके बाद क्या हो रहा है भाई, अगर इससे आप एग्रीव्ड हो, then you can appeal within 45 days. कहाँ आप अपील कर सकते हो? इस एक्ट के तहत हमारे पास एक साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल है, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है मैम हम इनके डिसीजन से भी खुश नहीं हैं, तो क्या हमारे पास कोई फर्दर एपेलेट अथॉरिटी होती है? द आंसर इज येस, यू स्टिल हैव दैट। अगर आप इससे भी एग्रीव्ड हो, what you can do is you can appeal within 60 days to High Court. ठीक है, फाइन। तो ये हमारा क्या था, एजुडिकेशन प्रोसेस था आईटी एक्ट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट करती है, जिनके पास ऑफकोर्स लीगल नॉलेज होती है। साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कोई भी पर्सन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है विद द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो अपील करता है विद इन 45 डेज टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। उनका डिसीजन भी अपीलेबल होता है टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। सिविल कोर्ट इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। फाइन, ओके। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और उसके बाद हम जाएंगे कुछ और फर्दर रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन की। डेटा प्रोटेक्शन में आती है डेटा। क्या होता है भाई, एक चीज है विच इज नोन एज पर्सनल डेटा। व्हाट इज इट, व्हाट इज पर्सनल डेटा, ये हमें मिलता है फर्दर रूल्स में। अभी हम रूल्स में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे अबाउट पर्सनल डेटा कि पर्सनल डेटा आखिर होता क्या है। बट अगर हम ब्रॉडली समझें, मान लो गवर्नमेंट ने हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, जैसे हम बोलते हैं ना आईटीआर है हमारा, हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने हमसे हमारे एसेट की डिटेल्स मांगे कि मेरी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या क्या है। अब वो गवर्नमेंट है, उनको एडिक्वेटली मुझे चार्ज करना है, सो दे हैव asked for certain information and I'm bound to provide it, but that does not mean कि वो information public हो गई, वो information कोई भी निकाल ले। The answer is no, वो मेरा पर्सनल डेटा है कि नहीं है? क्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है? ये पर्सनल डेटा मेरे पास था, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। ये पर्सनल डेटा आपके पास गया, आपने इतने लोगों का पर्सनल डेटा लिया, क्या इसको आप ऐसे डिस्क्लोज कर दोगे? आंसर इज नो, यू शुड नॉट डू दैट। गूगल है, गूगल पे दिन रात आप कितनी चीजें लिखते हो और सर्च करते हो। अगर गूगल, सोचो मतलब मैंने कुछ अपने मन का ऐसे ऐसे कुछ कुछ सर्च किया कि मुझे जानना है, और वो इंफॉर्मेशन गूगल ने किसी और को बता दी और वो आके मुझे ब्लैकमेल, अच्छा ये सर्च करते हो, सो दिस इज समथिंग व्हाट, इट इज माय पर्सनल डेटा मे बी।
राइट। सो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन की, क्या वो आपका प्रोटेक्ट करना ड्यूटी नहीं है? इट शुड बी एडिक्वेटली सिक्योर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी वो इंफॉर्मेशन निकाल ले। तो पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के बहुत सारे मेजर्स लेने चाहिए, बट पर्सनल डेटा डज नॉट मीन वो डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल मतलब जैसे हमने एमसीए पे फाइलिंग की, एक कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न एमसीए पे फाइल किया, एनुअल रिटर्न में जो आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हो, आपने अपने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए हैं, दैट इज समथिंग विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। एमसीए पे कुछ भी आप फाइलिंग करते हो, दैट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल डेटा। हम उसको पर्सनल डेटा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। और रूल्स में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रूल 3 provides a list of items that is to be treated as sensitive personal data। वो क्या होते हैं? हमारे पासवर्ड्स, हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, हमारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट। भाई हम आजकल मोबाइल में क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट लगाते हैं, या हमारे वॉइस पैटर्न्स होते हैं जिनको हम हमारा मोबाइल या हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं कि हाँ हमारा ओनर ही है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वी आर स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन इन आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, राइट, बट दैट शुड नॉट बी लीक्ड, राइट। हमारी हेल्थ के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? पर्सनल डेटा होती हैं, पर्सनल सेंसिटिव डेटा होती हैं। एक और क्लैरिफिकेशन कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, दैट इज नॉट पर्सनल सेंसिटिव डेटा। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, फाइन। क्या इनसे जुड़ी हुई भी हमारी चीजें हो सकती हैं, व्हाटएवर इज अवेलेबल। ओके, नाउ अब हमारे पास रूल्स हैं। रूल 4 बोलता है कि हर बॉडी कॉर्पोरेट जो आप पर्सनल डेटा ले रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया गूगल, भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये बात क्लियरली पब्लिश करो अपनी वेबसाइट पे कि हाँ हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो हमेशा ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि दे वांट, जैसे बीच में चला था ना, इवन इफ यू आर ओपनिंग योर कैलेंडर इन अ स्मार्टफोन, दे आस्क कैलेंडर वांट्स यू टू ग्रांट परमिशन कि हाँ ये आपकी फोटोज को एक्सेस करेंगे। अरे कैलेंडर क्यों आपकी फोटोज को एक्सेस करेगा? कोई भी ऐप हमारी है, कुछ भी यूज कर रही है, तो आपको ये चीज बताते हैं, क्लियरली पब्लिश करते हैं, ठीक है। मोर ओवर guidelines that need to be followed by body corporate while collecting information, this mark it as important, ठीक है। गाइडलाइंस जो दी हुई हैं रूल 5 में, जो हर बॉडी कॉर्पोरेट को फॉलो करनी चाहिए जब वो उनकी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप तभी कलेक्ट करोगे जब लॉफुल हो और जरूरी हो, अदरवाइज इंफॉर्मेशन हम नहीं कलेक्ट करेंगे। आप जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो इस बात से वाकिफ हो, सो ही शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होगी। जैसे अगर मैं जाती हूँ ज्वेलरी परचेज करने के लिए, वहां पे मेरा पैन कार्ड अगर लिया जाता है, आई नो दैट इज फॉर व्हाट पर्पस, तो वो मुझे बताते हैं कि आपका ये, ऐसा नहीं करेंगे कि धीरे से आप इधर से निकले आपके पैन कार्ड की फोटो खींच ली, हाँ हमने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, नहीं। इंफॉर्मेशन आप जिससे कलेक्ट करो, पहले तो आप लॉफुल पर्पस के लिए करोगे, अनलॉफुल चीज के लिए नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। दूसरा, जब जरूरत होगी तभी करोगे, इफ इट इज नेसेसरी देन ओनली यू विल डू इट। तीसरा, आप जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसको बता के कलेक्ट करोगे, और उसको पता होना चाहिए पर्पस, रिसिपिएंट नेम्स, एड्रेस ऑफ एजेंसीज, कहाँ मेरी इंफॉर्मेशन रह रही है, किस पर्पस के लिए कलेक्ट हो रही है, ठीक है। चौथा, उसको एक मौका दिया जाएगा टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, इज इट फाइन विद यू, मतलब आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपरली सिक्योर करोगे एंड यू विल ऑल्सो डेजिग्नेट अ ग्रीवेंस ऑफिसर, और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, यार मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये गलत है, या ये मिसयूज हो रही है, या ऐसा हो रहा है,
तो आई कैन कॉन्टैक्ट दैट ग्रीवेंस ऑफिसर एंड आई कैन गेट इट रिजॉल्व्ड. यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एट ऑल टाइम्स. आप कभी भी मेरी इस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को मेरी जानकारी के बिना डिस्क्लोज नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमने 5 पहले तो पर्पस देखे. क्या 5 पर्पस देखे? कलेक्टेड फॉर लॉफुल पर्पस and necessary, very important. Person providing information are aware about its being collected, purpose, and recipients offer the person providing information an opportunity to review, मेंटेन सिक्योरिटी, डेजिग्नेट अ ग्रीवेंस ऑफिसर. ये 5 चीज़ें, 5 गाइडलाइंस दी हुई हैं एक बॉडी कॉरपोरेट को कि जब भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो इट इज़ योर ड्यूटी टू फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड देन ओनली यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. इसके बावजूद यू कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी. इनफैक्ट हमारे पास रूल 8 में ये जो हमने डी वाला पॉइंट पढ़ा ना, मेंटेन सिक्योरिटी, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल 8 है विच प्रोवाइड्स रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसेसेस जो बॉडी कॉर्पोरेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन करो एंड इनफैक्ट जो ऑडिटर है वंस इन अ ईयर इसको रिव्यू भी करें. तो दिस कैन बी एडिक्वेट प्रोसीजर फॉर ensuring the security of the personal sensitive data that you have collected from people. ठीक है, यूजुअली पर्सनल सेंसिटिव डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट एट मेनी टाइम्स देयर कैन बी सम प्राइवेट एंटिटीज, देयर कैन बी सम प्राइवेट एजेंसीज जो कलेक्ट कर रही हैं. बट अगर वो कलेक्ट कर रही हैं इस गाइडलाइंस को फॉलो करके कलेक्ट करेंगी, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेंगी एंड दे विल एंश्योर दैट एडिक्वेट सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड. पर्सनल सेंसिटिव डेटा क्या होता है ये पहले मैंने आपको बता दिया. एंड नाउ कमिंग बैक, थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं हमने अभी बातें की पर्सनल डेटा की, राइट. नाउ इन जनरल इफ आई टॉक अबाउट डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पर्सनल डेटा का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो एक पर्सन के से रिलेट करती है. पर्सनल सेंसिटिव डेटा की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है. एंड दिस डेटा कुड ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनी एजेंसी. इतनी तो बात समझ में आ गई है. पहले जब हमारी आईटी एक्ट आई थी तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था, इट लैक्ड एवरीथिंग. बाद में हमारे पास एक सेक्शन 43A आया और सेक्शन 43A हमको क्या बोलता है? सेक्शन 43A ये बोलता है कि अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी के पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन है और वो रीजनेबल सिक्योरिटी उसकी नहीं प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो डैमेज पे करेगी अंडर सेक्शन 43A. ओके, अगर आप हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हो तो सेक्शन 72A आ जाता है और उसमें पनिशमेंट लिखी हुई है. ठीक है, अगर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज अगर आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, वो हमारे बीच का एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी थर्ड पार्टी अनलेस आई परमिट यू टू डू सो, राइट. तो मैंने आपको परमिशन दी नहीं है, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो. अगर आप करते हो दैट मीन्स यू आर ब्रीचिंग आर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज वाई उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 72A में दी हुई है. इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 3 years, फाइन मैक्सिमम 5 lakhs और बोथ. क्लियर? तो डेटा प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो डेटा प्रोटेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? चलो अभी हम व्हेन वी डू दैट रिविजन पार्ट देन विल डू इट, राइट. आई होप दिस इज सो फार क्लियर, है ना. चलो.